ओके। क्लियर है, विजिबल है सब लोगों को चार्ट? हाँ जी। इसमें जो है सबसे पहले सन प्लेनेट की ही स्क्रिप्ट देखेंगे हम। तो जी यहाँ प्लेनेटरी पोजीशन में से सबसे पहले आप सन को उठाइए। आप अपने नोटबुक में जो है ना इसको नोट कीजिए। आप सभी लोग कर लीजिए, ताकि सबको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ डाउट रहेगा तो वो भी सब क्लियर हो जाएगा। लिखा भावना जी आपने? सन लिखा? जी जी। सन के नीचे लिखिए। सन देखिए इसमें कौन से नक्षत्र में है? केतु। केतु के नक्षत्र में है, तो सन के जस्ट नीचे जो है केतु लिखिए। अच्छा पंडित जी, यही पूछना था कि चार्ट में कहाँ है केतु। एक सेकेंड। लग्न चार्ट में चार्ट इज ऑन द ये लग्न सन। चार्ट में 8th हाउस में है, और कस्प चार्ट में भी 8th हाउस में ही है, भाव चलित में भी 8th हाउस। बेसिकली आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमको लगन चार्ट नहीं देखना, बस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वो केतु में है, उसको देख के करना है। हाँ जी। ओके। ये देखिए ना, ये प्लानिटरी पोजीशन है यहाँ पर। ये हाँ जी। पेंसिल से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा। राइट। तो सन का जो नक्षत्र ये है वो देखिए, केतु है। सन जो है प्लेनेट की जगह सन है। अब ये जी। सन हमने लिया तो इसका नक्षत्र देखेंगे। ये नक्षत्र वाला। केतु। हाँ, इसमें देखिए जी नक्षत्र सन के सामने केतु है, तो ये इसका जी नक्षत्र लॉर्ड हुआ केतु। तो जी। आप सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाएंगे ऐसे। सबसे ऊपर सन लिखा आपने, हाँ जी। उसके नीचे नक्षत्र की जगह केतु लिखा। जी। उसके आगे देखिए सब लॉर्ड की जगह कौन है? सब लॉर्ड के नीचे सन का सन ही है। सन खुद है। सबसे पहला काम जो है, जब भी स्क्रिप्ट बनाएंगे तो हमें यही करना है। जिस भी प्लेनेट की स्क्रिप्ट बना रहे हैं ना, सबसे हाँ जी। पहले हमने प्लेनेट उठाना है। फिर देखना है हम्म। कि प्लेनेट कौन से नक्षत्र में है। ये नक्षत्र वाला कॉलम देख लेना है। प्लेनेट हम्म। के सामने ही जो है नक्षत्र लिखा होगा, वो नक्षत्र इसके नीचे लिख लेना है दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर ये देखिए कि सबलॉर्ड वाली टेबल में किस ग्रह के सबलॉर्ड में जो है ये प्लेनेट बैठा हुआ है। तो ये अपने ही सबलॉर्ड में बैठा है, सन के में ही। तो हमारे पास ये जी। 3 प्लेनेट आ गए। नंबर 1 पे सन आए, नंबर 2 केतु, और नंबर 3 अगेन सन। सन आ गए। हाँ जी। इतना होने के बाद में अब जो है आप इनकी स्क्रिप्ट बनाएंगे। स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे? जो रूल्स आपको बताए थे लास्ट क्लास में, कि सबसे पहले आप ये देखिए कि सन कहाँ प्लेस्ड है। सन की प्लेसमेंट देखने के लिए हम हमेशा भाव चलित का या कस्प चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा केपी चार्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सन की प्लेसमेंट देखिए कहाँ है सन इस कुंडली में प्लेस्ड। 9th हाउस में। 9th हाउस में है, तो सन के सामने हमने लिख दिया। ये 9th हाउस को गवर्न करता है इस कुंडली के हिसाब से। अब सन जी। की राशि देखेंगे, तो राशि कौन से कर्क। चार्ट से देखेंगे? ओ। इन दो चार्टों में राशि कौन से चार्ट से देखेंगे? राशि के। राशि वाले चार्ट से। ये हमारे पास D1 चार्ट है, लगन चार्ट भी बोलते हैं इसको। इसको जी। D1 चार्ट बोल लीजिए, चाहे लगन चार्ट बोलिए, चाहे राशि चार्ट बोलिए, सबका मतलब एक ही है। हाँ जी। तो इसमें देखिए सन की राशि बताइए, सबसे पहले कौन सी राशि होती है सन की? 5। 5 नंबर राशि।
तो कौन से हाउस में पड़ी हुई है राशि चार्ट में 5 नंबर राशि? 10th। 10th हाउस में। तो सन जो है इस कुंडली में, इस नेटिव की कुंडली में, इन दो हाउसेस को गवर्न करेगा। एक 9th हाउस और एक 10th हाउस। 9th हाउस को किस लिए? क्योंकि 9th हाउस में सन खुद प्लेस्ड है। और 10th हाउस को किस लिए? क्योंकि राशि चार्ट में 10th हाउस में सन की राशि पड़ी हुई है। ठीक है। अब जो है केतु की बारी आएगी। केतु का भी बताएंगे। उससे पहले इसका सब लॉर्ड देख लीजिए। सब लॉर्ड कौन सा ग्रह है? खुद सन है। तो अगेन यही दोनों नंबर आ जाएंगे। सन कस्प कुंडली में, भाव कुंडली में 9वें घर में बैठे हुए हैं, तो 9th हाउस को ये सिग्निफाई करते हैं। एंड 10th हाउस में इनकी राशि पड़ी हुई है, तो 10th हाउस को भी सिग्निफाई करते हैं। ये दो नंबर आ गए। जी। अब आपके लिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मरकरी को उठाते। मरकरी में जी। नक्षत्र है वीनस। हाँ जी, सब लॉर्ड। और सब लॉर्ड इज मर्करी। तो तो मरकरी को मरकरी लिया। को भाव भाव चलित में देखेंगे। मरकरी कहाँ है? वीनस ले मरकरी है लिया। सेवन सेवन एंड देन 8 9 10th हाउस में मरकरी है। अगेन और मरकरी आ गया। बताइए मरकरी कहाँ प्लेस्ड है? भाव चलित में मरकरी 10th हाउस में प्लेस्ड है। बिल्कुल ठीक है, 10th हाउस में प्लेस्ड है। मरकरी की राशि बताइए, कौन कौन सी राशियां होती हैं? जेमिनाई और वर्गो। जेमिनाई और वर्गो कौन कौन से हाउसेस में प्लेस्ड हैं इस चार्ट में, राशि चार्ट में? 3 और 6। 3 और 6 है। ये 7 8 और 9 10 8 एंड 11th। 8 एंड 11th। ठीक है जी। जी। अब जो है वीनस पर आ जाइए। वीनस देखिए कहाँ प्लेस्ड है भाव चार्ट में, इस वाले चार्ट में। एक सेकेंड। अगेन इन द 7 8 9 10th 10th हाउस। हाउस। जी। वीनस की वीनस इज राशियां और बताइए कौन कौन सी होती हैं? 2 और 7। दो दो और और सात है सात 7। राशि चार्ट में देखिए कौन सेवन कौन से हाउसेस में है? 7th एंड 12th। 7th एंड 12th पंडित जी। 7th एंड 12th। ठीक है। देन मरकरी के अगेन यही नंबर आ जाएंगे, तो हमने निकाल लिए हैं पहले। सेम मरकरी है नीचे भी, तो मरकरी का भी इसको अगर एक सीक्वेंस में लगा लें, तो सबसे पहले 8th आया, फिर 10th आया, और उसके बाद 11th हाउस आ गया। ये तीन हाउस है जिनको सिग्निफाई करता है मरकरी। हाँ इसको जी। भी थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। 8, 10th और 11th। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आगे पीछे भी रख सकते हैं, पर वो थोड़ा सा एक वो सीक्वेंस में हो जाता है, तो समझने में इजी रहेगा। अब वैसे अब ये स्क्रिप्ट बन गई जी, इसमें बड़ा इजी है। जी। तो कहाँ दिक्कत आई इसमें आपको? अभी तो मैं अब आप आ ही ने पाती बताया। हूँ तो नहीं आती है। कोई नहीं, आगे भी नहीं आएगी जब आप खुद से करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना पक्का होता जी। चला जाएगा। जी पंडित जी, थैंक यू। चेतन आप हैं क्लास में? जी गुरु जी। चलो एक तुमसे पूछते हैं। सैटर्न का नक्षत्र बताइए। भावना जी इसको आप अपने मन मन में जो है वो देखिए कि चेतन सही जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सैटर्न किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है भाई?
इस चार्ट में, जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, इस चार्ट में सैटर्न कौन से प्लेनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है? सिंपली यहाँ सैटर्न है। सैटर्न के सामने नक्षत्र देखिए, किसका नक्षत्र है? सन। सन है। फिर सबलॉर्ड देखिए, किसके सबलॉर्ड में है? नक्षत्र से आगे सबलॉर्ड है। चेतन, जी जी। भावना जी आप बताइए कौन सा सबलॉर्ड है? वीनस। वीनस है। सैटर्न का देखिए, सैटर्न कौन से हाउस में प्लेस्ड है भाव चार्ट में? 10th। 10th। 10th में। सैटर्न की राशियां कौन कौन सी होती हैं? 10 11। 10th 11th। कौन कौन से हाउसेस में प्लेस्ड हैं थर्ड राशि फोर्थ। चार्ट में? थर्ड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। उसके बाद सन देखिए, सन कौन से हाउस में प्लेस्ड है? 9th में। सन की राशि बताओ राशि चार्ट से। 5। सिंह। 10वीं राशि में, 10वें घर में। 10वें घर में। वीनस पर आ जाओ। वीनस कहाँ प्लेस्ड है? 10th में। 10th हाउस में। वीनस की राशियां कौन कौन सी हैं? 12th 7th में 2 और 7 राशि होती हैं। 7th और 12th में राशियां हैं। बन गए स्क्रिप्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं। ऐसे करके जो है, उस सन से लेकर के सैटर्न तक 7 ग्रहों की स्क्रिप्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? तो राहु और केतु की स्क्रिप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस मेथड से नहीं बनेगी। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि राहु केतु जहां बैठेगा उसी भाव से संबंधित परिणाम देंगे और भावों से संबंधित परिणाम नहीं मिलेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। उसके लिए हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए ये बंद करके वर्ड में। इसमें जो सबसे पहला रूल रहेगा ना, वो हमारा यहाँ आएगा। स्टेप्स में लिखिए इसको। स्टेप 1 रहेगा हमारा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि D1 चार्ट में
राशि चार्ट में राहु की प्लेसमेंट देखिए। राहु किस राशि में बैठा है, उसके लिए हमें चार्ट ओपन करना है। हाँ जी। अपनी कुंडली पर जाएंगे, कुंडली पर जाकर के आप देखेंगे कि राहु महाराज कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, ये देखना है आपको राशि चार्ट में। राशि चार्ट में राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है, भावना जी बताइए। राहु उस पे सेकंड हाउस। राशि की बात कर रहे हैं, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। नाइन्थ। नाइन्थ। नाइन्थ दैट राशि इज में, सैजिटेरियस। हाँ जी। सेजिटेरियस। इसका लॉर्ड कौन है नाइन्थ राशि का। जुपिटर। जुपिटर। तो पहले स्टेप में जो हमारे पास प्लेनेट निकल करके आया ना, कि जी। राहु की प्लेसमेंट देखी, कि जिस राशि में राहु बैठा हुआ है उसके लॉर्ड को ले लीजिए, उस राशि के लॉर्ड को ले लीजिए। तो हमारे पास ये 9 राशि आई, का लॉर्ड होता है जुपिटर। नोट डाउन कीजिए अपने पास, जुपिटर। जी। यहां हमने प्लैनेट लिख लिया। हाँ जी। जुपिटर आया हमारे पास में इस जी। वाले रूल से, कि जिस राशि में राहु बैठा हुआ है उस राशि के लॉर्ड को ले लीजिए। देन जी। सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, राहु की कंजंक्शन किस प्लेनेट के साथ में है, राहु किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। बताइए जी, राहु कुंडली में किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। मून। मून के साथ में। तो दूसरे जी। स्टेप में हमारे पास मून आ जाएगा। जी। इसमें हमने मून लिख दिया। अब तीसरा स्टेप में हमें चेक करना है राहु पर किस ग्रह की दृष्टि है। अब ये दृष्टि जो है वैदिक दृष्टि होती है, जो वैदिक ज्योतिष में दृष्टि होती है। आस्पेक्ट बोलते हैं इसको।
राहु के ऊपर जो जिन जिन प्लैनेट का आस्पेक्ट होगा उनको लेंगे। अब दृष्टि का क्या नियम है, वो मैं आगे जो है आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमारे पास 7 प्लैनेट हैं। हाँ जी। नाम बताइए भावना जी। वीनस, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न। वीनस नहीं बोला आपने? बोला था। शायद मैंने नहीं सुना। तो यहाँ जो एस्पेक्ट होते हैं ना इनके, हाँ ये जी। सन जो होगा वो अपने से 7वें घर को, 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा होगा, दृष्टि देगा। वैसे ही मून अपने से 7वें घर को, मार्स की हमारे पास यहाँ 3 दृष्टि होती हैं, इसको स्पेशल पावर मिली हुई है। यहाँ 4th, 7th और 8th, ये इसकी दृष्टियां हैं। कैसे होती है मैं अभी इसमें आपको बताऊंगा। मरकरी के पास 7th दृष्टि है, जुपिटर के पास में भी यहाँ 3 दृष्टि रहेंगी, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ऐसे वीनस के पास सिंगल एक ही दृष्टि है, वो 7th है। और सैटर्न के पास में भी 3 दृष्टि होती हैं, 3rd, 7th और 10th। ये 3 दृष्टियां सैटर्न की होती हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए अभी के लिए। या स्क्रीन कैप्चर करनी है तो स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि बस ये राहु केतु की स्क्रिप्ट निकालने के मामले में ही आपको इन दृष्टियों की जरूरत पड़ेगी, और अभी कहीं खास इनकी जरूरत नहीं है आपको। जी। अब जो है हम थोड़ा सा चलते हैं कुंडली की तरफ, इन दृष्टियों को समझने के लिए। आप लोगों ने नोट कर लिया ना अपने पास में? हाँ जी। देखिए, सन के बारे में कहा गया कि सन को एक दृष्टि प्राप्त है कि वो अपने से 7वें घर को देख रहा होगा, अपने से 7वें घर पर एस्पेक्ट दे रहा होगा। तो सन यहाँ किधर दिख रहा है आपको? 10th हाउस। 9th हाउस में। ये ये इसमें देखेंगे, राशि चार्ट में देखेंगे, दृष्टियों वाला जितना भी कंसेप्ट है वो सब राशि चार्ट में। क्योंकि भाव चार्ट जो है इन दृष्टियों को नहीं मानता, ये राशि चार्ट ही मानता है। तो राशि चार्ट में ही इन दृष्टियों को कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें देखा, हमारा ये सन जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है, ये अपने से 7वें घर को देखेगा। तो यहाँ से 7 घर तक काउंट कीजिए भावना जी, कौन से घर को देख रहा होगा ये? 4th हाउस। 4th हाउस। ये इसका सन के लिए ये सामने वाला जो हाउस है ये 7th हाउस बन जाएगा। तो इस पर जो है सन अपनी पूरी दृष्टि दे रहा होगा। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ वैसे जी। ही मून के लिए है, मून बैठा है 2nd हाउस में। अब 2nd से 7th हाउस तक गिनिए। 8th हाउस। 8th हाउस में मून अपनी दृष्टि दे रहा होगा, 7वीं दृष्टि। फिर मार्स के लिए 3 दृष्टियां बताई गई। मार्स को कौन कौन सी दृष्टि मिली? 4, 7 एंड 8। 4, 7th एंड 8। अब मार्स कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस में 11th बैठा हुआ हाउस। है। हाँ जी। तो यहां से 4th तक गिनिए। सेकंड हाउस। 1, 2, 2nd हाउस। तो मार्स की एक 3, दृष्टि जाएगी 2nd हाउस पर। 7th दृष्टि बताइए कहाँ जाएगी? 5th एंड 6th हाउस। एक 5th पर जाएगी 7th दृष्टि, और जो 8th वाला एस्पेक्ट है वो जाएगा 6th हाउस पर। 3 हाँ दृष्टि हो जी। गई मार्स की। जी। मार्स के बाद मरकरी बताइए। मरकरी की भी 7th एस्पेक्ट होती है। तो मरकरी कौन हाँ से जी, वो प्लेनेट, कौन से हाउस को देख रहा होगा? 4th हाउस। सेम सन के जैसा ही मरकरी की भी 4th हाउस पर दृष्टि होगी। हाँ जी।
उसके बाद जुपिटर को 3 दृष्टि मिली। हाँ जी। जुपिटर की जुपिटर को पहली 3। दृष्टि होती है 5th हाउस। हाँ जी। 5th हाउस काउंट कीजिए, जुपिटर बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो यहाँ से 5th 9th हाउस हाउस। कौन सा बनेगा? 9th। एक दृष्टि यहाँ गई जुपिटर की। एक देन 11th। 7th एक। जो दृष्टि होगी वो 11th हाउस पर जाएगी। जी। और 9th कहाँ जाएगी? फर्स्ट हाउस। 1st हाउस पे। वीनस को सिर्फ एक दृष्टि मिली होती है 7th, तो वो हाँ 11th जी। में बैठ करके 5th हाउस को देख रहा होगा, 5th में बैठे हुए प्लैनेट्स को देख रहा होगा। हाँ जी। उसके बाद फिर एक शनि महाराज बचते हैं। हम्म। शनि महाराज को कितनी दृष्टियां मिली? 3। कौन कौन सी? 3, 7 और 10। कहाँ बैठे हुए हैं शनि? 11 हाउस। 11th 11th हाउस पर। हाउस। तो तीसरी दृष्टि कौन से हाउस पर पड़ेगी? फर्स्ट हाउस। 1st हाउस पर आई। उसके बाद फिफ्थ 7वीं हाउस। दृष्टि 5th हाउस फिफ्थ पर आई। हाउस। एंड देन 10वीं दृष्टि। 10th हाउस। 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? नहीं। 8th हाउस पर। हाँ। 8th हाउस में। 7। 1। 8th हाउस। हाँ जी। तो ये समझ में आ गई दृष्टि। हाँ जी, दृष्टि मतलब दृष्टि पड़ेगी मतलब। आस्पेक्ट मतलब देखना, ये प्लेनेट जो है एक हाउस में बैठ करके अपने से सामने इन इन हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट्स को देख रहे होंगे। अब देखने का क्या मतलब है? ये अगर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनको सपोर्ट करेंगे, उन पर इफेक्ट डालेंगे कुछ ना कुछ। हम्म। तो अब जो है, जो हम रूल पढ़ रहे थे राहु की स्क्रिप्ट बनाने के लिए, उसमें हमने देखा ये दृष्टियां समझ ली। उसके बाद देखना है आस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, जिन जिन प्लैनेट्स की आस्पेक्ट राहु पर पड़ रही होगी वो देखना है हमें। तो कुंडली में देखिए कि राहु ग्रह के ऊपर कौन कौन से ग्रह का एस्पेक्ट है। राहु हमारा 2nd हाउस में है। हाँ जी। सबसे पहले तो राहु को मार्क कर लिया, इधर 2nd हाउस में है। अब देखिए कि 8th में बैठा हुआ प्लेनेट जो होगा ना, वो डायरेक्ट दृष्टि जो है इस पर देगा 2nd हाउस पर, अपनी 7वीं दृष्टि देगा। लेकिन केतु की दृष्टि को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, 7th हाउस में मिलेंगे ये। राहु जहां होगा उससे 7th हाउस में हमेशा केतु होगा। तो केतु की दृष्टि को जो है यहाँ मान्यता नहीं मिलती है। केतु के अलावा और कोई प्लेनेट 8th में बैठा नहीं है जो इसको दृष्टि दे रहा हो, सीधी सीधी दृष्टि, नहीं। 7th दृष्टि दे रहा हो। अब जिन प्लेनेट के पास स्पेशल दृष्टियां होती हैं, 3 3 दृष्टि होती हैं, उन तीनों प्लेनेट को देख लो। क्या मंगल की दृष्टि तो नहीं आ रही इस पर? मार्स कहाँ है? 11th हाउस। 11th हाउस में है। मार्स की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 4, 7, 8। तो देखो कहीं 4th दृष्टि तो नहीं आ रही इस पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आ रही। नहीं आ रही पंडित जी। आ गई जी। देखो ना नंबर आ जो रही है। लिखे हुए, ये 1st, 1, 2, 2nd, 3rd, 3। 4th आ गई ना 4th दृष्टि राहु के ऊपर। मार्स यहाँ है तो यहाँ से 4th दृष्टि दे रहे हैं ना। अच्छा, मैं केतु के लिए बोल रही थी। ठीक है पंडित जी, आ रही है। हाँ, राहु की बात चल रही है ना अभी। तो जी जी जी। जब राहु इस पर इस मार्स जो है वो राहु पर अपना 3rd एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हमारा जो रूल है स्क्रिप्ट बनाने के लिए, उसमें हमें देखना है कि एस्पेक्ट ऑफ प्लेनेट
तो इस पर जो है एक ग्रह मंगल आ गया, मंगल का एस्पेक्ट जो है वो आ रहा है। और इसके अलावा भी कोई प्लेनेट है क्या जो एस्पेक्ट दे रहा है? देखिए जरा। मंगल का देख लिया, मंगल ने दिया। अब तीन दृष्टियां हमारे पास सैटर्न की हैं, तो सैटर्न देख लीजिए। एक, दो, तीन। तो सैटर्न की 3, 7 और 10 में से कोई सा भी एस्पेक्ट जो है वो राहु को नहीं पड़ रहा है। अब जुपिटर का भी देख लो। जुपिटर का जो है फिफ्थ एस्पेक्ट यहाँ आएगा, सेवंथ यहाँ आएगा और नाइन्थ यहाँ आएगा, तो जुपिटर का भी एस्पेक्ट नहीं है। बाकी इसके सामने वाले हाउस में कोई है नहीं, तो और किसी ग्रह का एस्पेक्ट मिल नहीं रहा, तो सिर्फ एक मंगल का एस्पेक्ट जो है वो मिल गया। उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा वो होगा हमारे पास में प्लेसमेंट ऑफ राहु इन भाव चार्ट। राहु केतु दोनों के लिए नियम लगता है, रूल एप्लीकेबल है, तो राहु केतु लिख देते हैं इसमें, जिससे कि बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी। तो प्लेसमेंट देखनी है हमें राहु की। सबसे पहले हम राहु की बात कर रहे हैं, तो राहु की प्लेसमेंट देखेंगे भाव चार्ट में। कहाँ है राहु, कौन से हाउस में प्लेस्ड है? भाव चार्ट में देखिए। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट बन रही थी उसमें हमारे पास में जो चौथा स्टेप है उसमें आ गया सेकंड हाउस। अब जो है इस राहु की स्क्रिप्ट को बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्लैनेट हैं। प्लैनेट कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास जुपिटर है, दूसरा हमारे पास मून है, तीसरा हमारे पास मार्स है, और एक जो है हाउस आ गया जिसमें ये राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जुपिटर के नंबर को देखेंगे कि जब जुपिटर जो है वो कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। फिर मून को देखेंगे, देन मार्स को देखेंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने कुंडली में। सबसे पहले जुपिटर को देखिए, जुपिटर प्लेस्ड कहाँ है? जुपिटर के लिए रूल वही है जो पहले और 7 प्लेनेट के लिए था, क्योंकि 7 प्लेनेट्स में है जुपिटर। जुपिटर बैठा हुआ कहाँ है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास फोर्थ हाउस आ गया जुपिटर के लिए। जुपिटर की राशियां कौन कौन से हाउसेस में पड़ी हुई हैं राशि चार्ट में? नाइन, ट्वेल्व। कौन कौन से हाउसेस बन रहे हैं ये? पांचवें और फिफ्थ दूसरा। एंड सेकंड। सेकेंड एंड फिफ्थ हाउस। ठीक है। तो यहाँ जब बात कर रहे हैं जुपिटर की, इसमें राहु की स्क्रिप्ट में जुपिटर की बात करी, तो जुपिटर ने हमें 3 हाउसेस दे दिए, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। हाँ जी। जुपिटर के सामने हम ये तीनों हाउसेस लिख देते हैं। कौन कौन से हाउस हाँ दिए? जी। सेकेंड, फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ। मून की बात करेंगे। हाँ जी। देखिए कुंडली में कहाँ है मून? भाव चार्ट में देखिए पहले, मून की प्लेसमेंट देखिए। सेकंड हाउस में। मून सेकंड हाउस में प्लेस्ड है।
मून की राशि देखिए राशि जी। चार्ट में, हाँ। नाइन्थ नाइन्थ हाउस हाउस। में। तो मून सेकंड एंड नाइन्थ, नाइन। इन दो हाउसेस को सिग्निफाई करता है। हाँ जी। सेकंड नाइन्थ लिख देते हैं मून के सामने। मार्स पर आ जाइए। मार्स की प्लेसमेंट देखिए कुंडली में कहाँ है। भाव चार्ट में देखेंगे 10th 10th हाउस में हाउस। मार्स है। हाँ जी। मार्स की राशि देखिए राशि चार्ट में कहाँ कहाँ है, फर्स्ट एंड कौन कौन से एट। हाउसेस में है। फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस। फर्स्ट एंड सिक्स। तो मार्स के सामने हम लिख देंगे 1 6 10। हाँ जी। इन तीन हाउसेस को ही सिग्निफाई करता है ना। हाँ जी। हाँ जी। 1 6 10। देन चौथा स्टेप जो है प्लेसमेंट ऑफ राहु या केतु इन भाव चार्ट, वो हमारे पास आई गई है। ये वाली आ गई है। ये जो सेकंड हाउस में राहु खुद बैठा हुआ है। तो अब हमारे पास में टोटल कितने हाउस आए जब हम राहु की स्क्रिप्ट बना रहे होंगे। ये राहु के सामने राहु का जो इम्पैक्ट है, राहु किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। देखिए पहले सेवन जुपिटर वाले हाउसेस। तीनों हाउस आ जाएंगे हमारे पास। हाँ जी। उसके बाद में मून के जितने भी हाउसेस हैं ये आ जाएंगे। उसके बाद मार्स के जितने हाउसेस हैं ये सब आ जाएंगे। देन अपना जिस हाउस में राहु की प्लेसमेंट है वो हाउस भी यहाँ आ जाएगा। अब जो है राहु राहु ने दिखाया सेकंड फोर्थ फिफ्थ, फिर सेकंड आ गया, फिर नाइन्थ, फिर 1 6 10, फिर सेकंड। अब इसमें जो हाउस बार बार रिपीट हो रहे हैं ना उनको हम एक ही जगह लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वो हमें पता चल गया कि राहु सेकंड हाउस के रिजल्ट दे रहा है, तो उसको चाहे एक बार याद रखें चाहे 10 बार याद रखें, बात तो बराबर ही है। तो इसकी अगर जो फाइनल स्क्रिप्ट हम निकालेंगे तो वो क्या निकल करके आएगी। सबसे पहले सेकंड हाउस आ रहा है हमारे पास में। सबसे पहले फर्स्ट हाउस आ रहा है, देखिए फर्स्ट हाउस भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस फर्स्ट। आया, वन। सेकंड आया, वन, टू, फोर, फाइव, फोर्थ हाउस आया, उसके बाद फिफ्थ हाउस आया, फिफ्थ के सिक्स। बाद कौन सा आ रहा है, सिक्स, सिक्स हाउस आया, उसके नाइन्थ एंड बाद टेंथ। नाइन्थ एंड टेंथ। तो राहु की जो स्क्रिप्ट बनेगी वो बन करके आएगी ये। इस कुंडली में जो आपको कुंडली दिखाई गई है इसमें राहु जो है ना इन इन हाउसेस हम्म। को सिग्निफाई कर रहा है। इसमें फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, फोर्थ है, फिफ्थ है, उसके बाद सिक्स है, फिर नाइन्थ और 10th हाउस है। अब इसको हाँ आपको जी। कंफर्म करने के लिए इस सॉफ्टवेयर में दिखा देते हैं। देखिए राहु ग्रह को पकड़िए, राहु ये है क्या, हम्म। फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नाइन्थ और 10th, इन सभी हाउसेस को राहु सिग्निफाई करता है। क्लियर है भावना जी। हाँ जी पंडित जी, बट ये हमको खुद गणित नहीं करनी पड़ेगी, ये सॉफ्टवेयर खुद बता देगा, है ना? हाँ ये आपके सामने बता रखा है ना। हाँ। और ये पता होगा तो इजी रहेगा आपके लिए आगे कि किसी को अगर आपको समझाना पड़ जाए या किसी को पढ़ाना पड़ जाए तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। जी। चलिए अब आप लोगों के लिए एक टास्क है। ये चारों गुरु रूल जी। आपके पास लिखे हुए हैं।
ये चारों स्टेप आपने लिख लिए हैं ना? हाँ जी। जी। अब केतु की जो है वो स्क्रिप्ट बनाइए। केतु कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई करते हैं? चेतन बताओ क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था ज्योतिषी ऐप जो थी ना, उसमें गलत हाँ देते हैं हाँ। स्क्रिप्ट। ज्योतिष ऐप में नहीं है? उसमें ढंग से नहीं देते, मिसिंग चलो रहता है उस नंबर कभी कभी। उसका भी बता देंगे आपको कैसे निकालना जाता है। अपने वो ढंग से निकाला नहीं होगा। मोबाइल का कुछ हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो इसलिए करता। लेकिन अब निकालने सिखा दिया तो अब ये हो जाएगा। हाँ, आपको ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है गलती भी करे, लेकिन आपको जानकारी होगी तो आप वो क्रॉस चेक कर सकते हैं ना। जी। केतु का निकालो। स्टेप वन बताओ क्या होता है, क्या नोट करा आप लोगों ने? 3। स्टेप वन बताइए क्या है? 3, वेर इज किस राशि केतु? में बैठा है? राशि चार्ट नॉट में, 3। राशि चार्ट में केतु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उस राशि के लॉर्ड को लीजिए। क्या आया हमारे पास में? बुध। मरकरी। ठीक है। ठीक बोला पंडित जी? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले मरकरी आ गए। दूसरा स्टेप देखिए क्या है? कंजक्शन, कौन सा प्लेनेट जो है उसके साथ बैठा हुआ है, युति कौन कोई से भी नहीं है। प्लेनेट के साथ में है? कोई नहीं। कोई नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं ब्लैंक। देन इस पर आस्पेक्ट देखिए, कौन कौन से प्लेनेट दृष्टि। का आस्पेक्ट है? मून। मून का आस्पेक्ट है, सातवीं जुपिटर। दृष्टि पड़ रही है। और इसके अलावा जुपिटर। मून थोड़ा सा नून टाइप बन गया है। बस इतना ही है। जुपिटर की भी दृष्टि है ना? हाँ, ये जुपिटर सैटर्न और की है। मून बस इतनी ही है। सैटर्न की कहाँ जुपिटर है की फिर? कैसी है देखो, वन, टू, फिफ्थ है। थ्री, नहीं, ये नहीं है। फोर, फाइव। सैटर्न की फिफ्थ देखो में जरा। है। फिफ्थ। सैटर्न की है। सैटर्न की देखो। 7, 8, 9, 10। हाँ, 10 सैटर्न की है। जुपिटर की नहीं है। सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है ना? मिस्टेक हो गई। हाँ, हाँ। हाँ, तो सैटर्न भी आ गए। ये हमारा स्टेप थ्री हो गया। स्टेप फोर देखो, स्टेप फोर क्या कहता है? प्लेसमेंट ऑफ केतु इन भाव चार्ट। सेम ही है। वो 8th हाउस। एट्थ हाउस में। अब जो है आपको इन प्लैनेट्स के कॉर्ड, इनके ये जो जो हाउसेस हैं, जिन जिन हाउसेस को ये सिग्निफाई कर रहे हैं, वो निकालना है। मरकरी बताइए कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई करता है? सबसे पहले मरकरी की प्लेसमेंट देख ली, 3, 6। कौन से हाउस में है? मरकरी हटता है उसमें 11th में। भाव चार्ट में देखो, नहीं, 10th में, 10th में। 10th टेंथ में। हाउस में है। मरकरी की राशि, राशि चार्ट में देखो कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। 8th में और 11th में। एट्थ में और इलेवेंथ में। भावना जी, मून कहाँ बैठा हुआ है राशि, इसमें भाव चार्ट में? सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस। मून की राशि कहाँ पड़ी हुई है राशि चार्ट में? सेकंड हाउस। ओ सॉरी, मून की है फोर्थ, एंड दैट इज नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। अनिल जी, सैटर्न की स्क्रिप्ट बताइए, सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है भाव चार्ट में? एक सेकंड।
सैटर्न बताना है भैया। हाँ जी, सैटर्न बताइए कहाँ है बाब चार्ट में। 10th हाउस में भैया। 10th हाउस में सैटर्न की राशियां बताइए, राशि चार्ट में देख करके कौन कौन से हाउसेस में पड़ी हुई हैं। 3 और 4 में। थर्ड और फोर्थ। अब हमारे पास जब केतु की पूरी स्क्रिप्ट आएगी, केतु की स्क्रिप्ट बनाएंगे, क्या क्या नंबर आएंगे बताइए भावना जी, छोटे से बड़े नंबर की तरफ बताइए। सबसे पहले 2, 3, 4, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10 और 11। ये स्क्रिप्ट जो है केतु की बन करके आती है। 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, यही आई थी हमारे पास में। जी। तो आगे राहु केतु की स्क्रिप्ट निकालनी, कैसे कैसे निकालेंगे। हाँ जी। राहु केतु की क्यों, नए 9 के 9 प्लेनेट की आ गई होगी अब तो। हाँ जी। आप बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी तरह का। नहीं फिर नहीं। चेतन कोई डाउट। नहीं गुरुजी। अनिल जी आपको कोई डाउट। नहीं भैया, कोई डाउट नहीं। क्लियर कि ऑल क्लियर। नहीं नहीं, क्लियर भैया। अच्छा, आगे बढ़े अब। हाँ जी। भावना जी आगे बताएं, छोटा सा एक टॉपिक और है या आज के लिए काफी है। जैसे आपको अच्छा लगे पंडित जी। चलिए, अब जो है इसका रूल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है केपी का। वो है टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड प्लेनेट। क्या होता है टेनेंटेड और अनटेनेंटेड, इसको समझना है अच्छे से और नोट डाउन भी कर लेना है कहीं। इंपोर्टेंट मार्क करके। तो ये प्रिडिक्शन जो है बहुत अच्छे से करवाएगा आपका ये कंसेप्ट। तो टेनेंटेड प्लेनेट को समझने के लिए कुंडली पर जाना पड़ेगा हमें। देखिए टेनेंटेड का क्या रूल है कि ऐसा प्लेनेट जो किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो, कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा, इसको वैसे सादा सी भाषा में समझिए। टेनेंटेड अनटेनेंटेड का मतलब है कि टेनेंटेड मतलब जिसको किराएदार मिल गया
और अनटेनेंटेड जिसको किराएदार नहीं मिला। टेनेंटेड का मतलब जिसके पास किराएदार है, और अनटेनेंटेड जिसके पास किराएदार नहीं है। अब इसको समझना कैसे है, कुंडली में अप्लाई कैसे करना है, वो समझिएगा, बड़े ध्यान से समझना है इसको। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आज की क्लास में, पर अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब टेनेंटेड का मतलब ये है कि प्लेनेट, जो प्लेनेट जिसकी भी बात कर रहे हैं, लेट से इसकी बात करते हैं जुपिटर की, तो हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। जुपिटर को देखेंगे कि ये टेनेंटेड है या टेनेंटेड नहीं है। तो उसको टेनेंटेड देखने के लिए क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि जुपिटर के नक्षत्र में क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है। 9 प्लैनेट्स में से क्या कोई ग्रह जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है। अगर जुपिटर के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है तो जुपिटर टेनेंटेड होगा। अगर कोई प्लैनेट जुपिटर के नक्षत्र में नहीं बैठा है तो जुपिटर अनटेनेंटेड होगा। क्लियर है, समझे? देखेंगे कैसे पंडित जी? देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा नक्षत्र वाली टेबल में। हालांकि देख तो यहां से भी सकते हैं, पर सबसे बढ़िया है कि आप इस टेबल में चले जाओ प्लेनेटरी पोजीशन में। ओके। रूल क्या बताया आपको कि ये देखेंगे कि राहु के नक्षत्र में क्या कोई सॉरी, जुपिटर की बात कर रहे थे। जुपिटर के नक्षत्र में क्या कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। अगर जुपिटर के नक्षत्र में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो जुपिटर टेनेंटेड होगा। अगर जुपिटर के नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ तो जुपिटर हमारे पास अनटेनेंटेड हो जाएगा। क्लियर है जी? हाँ जी। हाँ। तो नक्षत्र टेबल सामने खुली हुई है आप लोगों के। हाँ जी। सैटर्न। देखिए क्या जुपिटर के नक्षत्र में कोई प्लेनेट है? सैटर्न। सबसे पहले तो ये नक्षत्र वाली लाइन में देखिए, कहीं जुपिटर दिखाई दे रहे हैं आपको? अच्छा। नो। जुपिटर नहीं है ना कहीं भी। नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 9 प्लैनेट हमारे पास में है, उनमें से कोई भी किराएदार बन करके जुपिटर के पास नहीं आया। तो जुपिटर अनटेनेंटेड हुए, जुपिटर को कोई किराएदार नहीं मिला। क्लियर है? जी। टेनेंटेड कौन सा प्लेनेट होगा? टेनेंटेड कैसे देखेंगे? जिस प्लेनेट के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया हो वो टेनेंटेड हो जाएगा। तो यहां से हम बात करेंगे। मरकरी भी नहीं है। हाँ, अभी और प्लेनेट की, अभी तो ये हमने जुपिटर की बात करी, और सभी प्लेनेट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टेनेंटेड है, कौन कौन से अनटेनेंटेड है। अब जैसे मून की बात करते हैं। मून दिख रहा है आपको? जी। हाँ जी। मून के नक्षत्र में देखिएगा कि कोई प्लेनेट बैठा है या नहीं बैठा हुआ है। नक्षत्र टेबल सामने खुली हुई है आपके। देखिए है। मून के नक्षत्र में कोई प्लेनेट है या नहीं है। नक्षत्र वाली लाइन में देखिए। देखिए वीनस है। मून, मून जो है, मून के नक्षत्र में मार्स है। मार्स जो प्लेनेट है उसके सामने देखिए, मार्स का नक्षत्र लॉर्ड जो है
वो मून बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मून के नक्षत्र में मार्स है। फिर नीचे आकर के देखा आपने मून के नक्षत्र में वीनस भी है। तो इसको क्या है, किराएदार मिले हुए हैं, तो ये हो गया टेनेंटेड। जी। उसके बाद में सन की बात करिए। सन को देखिए, सन टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? टैलेंटेड है सैटर्न के साथ। हाँ, सन के नक्षत्र में सैटर्न बैठे हुए हैं तो टेनेंटेड है। हाँ जी। केतन मार्स का बताओ, मार्स टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? मरकरी तो अनटेनेंटेड। है। देखिए नक्षत्र वाली लाइन में कहीं मार्स दिखाई देता है क्या? नहीं 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 नहीं। कोई किराएदार नहीं मिला, नहीं। तो अनटेनेंटेड हो गया। हाँ जी। जी। मरकरी को देखिए, मरकरी टेनेंटेड है मरकरी अनटेनेंटेड है है? टेनेंटेड। नहीं, ये नीचे नहीं देखना है आपको, ये नीचे वाला नहीं देखना है, बस ओ। यहाँ राहु तक केतु तक देखना है। केतु तक कोई सा ग्रह इसके नक्षत्र में है कि नहीं है? नहीं नहीं है। है अनटेनेंटेड। अनटेनेंटेड है। हाँ जुपिटर जी। जी। देखिए, जुपिटर देख ही लिया था हमने, अनटेनेंटेड है। जी। जी। वीनस, वीनस है। टैलेंटेड विद मरकरी। टेनेंटेड है। वीनस वीनस में के मून भी राहु बैठा के है। साथ भी है। नक्षत्र में मून भी है, वीनस के नक्षत्र में मरकरी भी है, वीनस के मरकरी भी है। नक्षत्र में राहु भी राहु है। भी है। हाँ जी। वीनस के बाद सैटर्न देखिए, टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? टैलेंटेड है अनटेनेंटेड जुपिटर जुपिटर के में साथ। बैठा है। टेनेंटेड टेनेंटेड है। टेनेंटेड। सैटर्न के हम्म। नक्षत्र में जुपिटर बैठे हुए हैं। जी। उसके बाद राहु को देखिए, राहु टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? या राहु के नक्षत्र में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है? केतु बैठा है। केतु बैठा हुआ है, तो ये टेनेंटेड हो गया। जी। जी। केतु को देखिए, टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? टैलेंटेड है सन के टेनेंटेड। साथ। टेनेंटेड है। केतु के नक्षत्र में सन प्लेस्ड है। सन है। इजी है टेनेंटेड अनटेनेंटेड देखना। हाँ जी। जी। यहाँ से तो इजी हो गया। यहाँ से भी इजी है, बस थोड़ा सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। आप जब भी किसी प्लेनेट को देखेंगे, मान लो जैसे आपने मून को ही देखा कि मून हमें देखना है टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है, तो सभी ग्रहों में देख लिया, नक्षत्र लेवल पर कहीं मून आ रहा है क्या? तो आपने देखा, एक तो वीनस में आ रहा है नक्षत्र लेवल पर, तो ये टेनेंटेड हो गया। फिर मार्स में आ रहा है नक्षत्र लेवल पर, टेनेंटेड है। दो ग्रहों के लिए, दो ग्रह राहु इनके में। नक्षत्र में आ राहु रहे में जैसे गुरु जी सब लॉर्ड में आ रहा तो हैं। सब लॉर्ड से मतलब नहीं, सिर्फ नक्षत्र की बात। ठीक है। तो वैसे इजी जो है अभी के लिए, आप लोगों के लिए इजी वही रहेगा कि प्लेनेटरी पोजीशन में देखिए। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ से भी बड़ी इजीली देख लेंगे। अभी यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं वैसे कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। आपको जिस भी प्लेनेट की देखनी है, जिस भी प्लेनेट का देखना है कि वो टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है, सिंपली हर ग्रह के नक्षत्र में देख लीजिए क्या वो प्लेनेट आ तो नहीं रहा। जैसे हमने जुपिटर की बात करी थी कि जुपिटर यहाँ अनटेनेंटेड बन रहा है, तो जुपिटर देखा हमने, क्या नक्षत्र लेवल पर किसी प्लेनेट में जुपिटर दिखाई दे रहा है क्या हमें? नहीं। नहीं दे रहा, तो ये अनटेनेंटेड है। वैसे ही सेम मार्स को देख लो, मार्स भी कहीं हमें नक्षत्र लेवल में 9 प्लैनेट्स में दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं मार्स है। भी अनटेनेंटेड है। जी समझ गई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं टेनेंटेड अनटेनेंटेड में? नहीं। नहीं बनी जी। अब टेनेंटेड और अनटेनेंटेड का यूज क्या होता है उसको समझिए। कि हमने स्क्रिप्ट की बात की थी हाँ जी। कि प्लैनेट सोर्स का काम करता है, नक्षत्र
रिजल्ट का काम करता है, ये आपको बताया था ना। एक जी। ये वाली स्क्रीन जो आपको दिख रही है, प्लेनेट सोर्स का काम करेगा, नक्षत्र रिजल्ट का काम करेगा, सब लॉर्ड रिजल्ट प्लस प्लस क्वालिटी ऑफ रिजल्ट देगा। ठीक है। लेकिन जब प्लेनेट अनटेनेंटेड होगा ना, ये रूल है केपी का, लिख लेना है इसको। हाँ जी, रूल ये है, जब प्लेनेट अनटेनेंटेड होगा तो वो अपने प्लेनेट लेवल पर जो जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा होगा ना, उनके पूरे पूरे रिजल्ट देगा। अनटेनेंटेड के केस में, यहां मान लीजिए ये प्लेनेट हमारा, उदाहरण के तौर पर सन जो है वो अनटेनेंटेड हो गया, तो क्या होगा, अब सन सोर्स का भी काम करेगा और रिजल्ट का भी काम करेगा। अब ये सन जो है सबसे पहले रिजल्ट देगा अपने इन हाउसेस के, जिन हाउसेस को ये प्लेनेट लेवल पर सिग्निफाई कर रहा है ना, इन हाउसेस के सबसे पहले रिजल्ट देगा। जब कभी सन का टाइम आएगा, सन का पीरियड आएगा, तो नेटिव को रिजल्ट मिलेंगे इन दो हाउसेस के सबसे पहले, छठे घर के और आठवें घर के। उसके बाद रिजल्ट नक्षत्र लेवल के भी मिलेंगे। फिर जो सब लॉर्ड है वो रिजल्ट प्लस प्लस क्वालिटी ऑफ रिजल्ट दिखाएगा। और अगर प्लेनेट टेनेंटेड होगा, कोई भी प्लेनेट है, मान लीजिए मरकरी है, वो नंबर शो कर रहा है 5, 8 और 12 जैसे नंबर शो कर रहा है, वो किसी प्लेनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अज्यूम कर लेते हैं वीनस के में बैठा हुआ है। वीनस हमें 2, 7 और 10 जैसे नंबर दे रहा है। देन मून के सब लॉर्ड में बैठा हुआ है। मून हमें नंबर दे रहा है 4th एंड 5th। अगर ये प्लेनेट टेनेंटेड है तो ये जो अपने प्लेनेट लेवल पर नंबर शो कर रहा है, ये सोर्स का काम करेंगे और ये अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा ओनली। इसमें हमें रिजल्ट मिलेंगे नक्षत्र के, और अनटेनेंटेड में हमें रिजल्ट मिल रहे होंगे प्लेनेट के भी और नक्षत्र के भी। इन दोनों के रिजल्ट मिल रहे होंगे बराबर बराबर, और सबसे पहले मिलेंगे प्लेनेट के, फिर नक्षत्र के, और अंत में सब लॉर्ड के।
समझ गए? जी। ऑल क्लियर हो गया? जैसे ये कुंडली हमने लगा रखी है, तो इसमें हमारे पास ये जुपिटर जो है ना, ये जुपिटर महाराज अनटेनेंटेड है। अब जब जुपिटर की स्क्रिप्ट को हम पढ़ रहे होंगे, इस जुपिटर को देखेंगे कि जुपिटर क्या रिजल्ट देगा, तो सबसे पहले हमने देखा कि प्लेनेट लेवल पर जुपिटर शो कर रहा है सेकंड हाउस को, फोर्थ हाउस को और फिफ्थ हाउस को, क्योंकि ये प्लेनेट जो है यूटी है, अनटेनेंटेड है। यूटी का मतलब अनटेनेंटेड है, आगे से ध्यान रखना। ये अनटेनेंटेड है तो सबसे पहले ये इन हाउसेस के रिजल्ट देगा, सेकंड फोर्थ और फिफ्थ के। उसके बाद ये अपने नक्षत्र को रीड करेगा, उसके बाद फिर ये उप नक्षत्र की तरफ जाएगा। इस दशा में अब देखिए ये दशाएं जो है इनकी चल रही हैं, विनस है, मरकरी है और जुपिटर है। विनस की महादशा है, मरकरी की अंतरदशा है और जुपिटर की प्रत्यंतर दशा है। इन दशाओं को डिटेल में करेंगे, बस अभी समझ लीजिए कि महादशा का मतलब सबसे बड़ी दशा, ये कई कई सालों की होती है। जैसे वीनस की होती है 20 साल की। अब इस महादशा में हमें मिली बुध की अंतरदशा, तो 2024 से स्टार्ट हुई और 2026 में खत्म हो जाएगी। 2024 के स्टार्टिंग से पूरा 24, पूरा 25 और 26 में नवंबर में जाकर के, तो ये हमें 35 महीने की, लगभग 3 साल की, 3 साल में 1 महीना कम, ये दशा मिली हमें वीनस की महादशा में। और मरकरी की अंतरदशा लगभग 3 साल की रही। अब इस मरकरी की अंतरदशा में ये हमें प्रत्यंतर दशा मिली छोटी छोटी, तो फिलहाल चल रही है वो जुपिटर की है। और जुपिटर की प्रत्यंतर दशा 9 जनवरी 2026 से और 27 मई 2026 तक है। अब इस दशा में इसको क्या रिजल्ट मिल रहे होंगे, उसका हम कैसे देखेंगे? इसकी स्क्रिप्ट से देखेंगे। जुपिटर की स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। जुपिटर की स्क्रिप्ट देखी तो हमने देखा कि जुपिटर की दशा में इस नेटिव को सेकंड हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं, फोर्थ हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जिन जिन चीजों के भी कारक हैं, उन चीजों से संबंधित इस नेटिव के जीवन में अभी के टाइम पर कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटी हो रही होंगी। क्लियर है? हाँ जी। प्रेडिक्शन देके बता दोगे? प्रिडिक्शन ये थोड़ा सा ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर के है। अभी आप लोगों ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पढ़े नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ये मेरे पास जो है ये चार्ट आया, इस बच्चे की तबीयत खराब है। तबीयत खराब भी क्या है, इसको कैंसर जो है वो डायग्नोस करा डॉक्टर ने। कैंसर जांच वांच हुई तो कैंसर निकल करके आया, उस कैंसर का जो है इलाज चल रहा है। तो ये चार्ट जो है आया मेरे पास में। अब इस चार्ट में देखो, बीमारी वाले जो नंबर होते हैं ना, उन नंबरों को आप देख लो। बीमारी को ठीक करने वाले और बीमार करने वाले, पहले बीमार करने वाले नंबरों को देखो। 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, और इनके साथ साथ में इनको सपोर्ट करते हुए हैं 4 नंबर और 10 नंबर। ये जो हाउसेस हैं, इसमें 1 नंबर और आता है, तो ये नेगेटिव हाउसेस हैं हेल्थ को लेकर के।
ये नेगेटिव टीम है। और पॉजिटिव वाली जो टीम है उसमें आता है 1 नंबर, 5th हाउस, 11th हाउस, फिर इसमें जो है 9th हाउस सपोर्टिंग हाउस में जाता है। अब ये जब नेगेटिव वाली बात कर रहे होते हैं, इसमें 2 हाउसेस को हम और लेते हैं, 2nd हाउस और 7th हाउस। इनको मारक भाव बोला जाता है। अब ये नहीं समझ में आएगा तो कंफ्यूज मत होना, बस जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं उसको समझना। ये मारक हाउस होता है। फिर इसमें बाधक हाउस भी देखे जाते हैं। तो बाधक का कंसेप्ट अभी नहीं समझा रहा मैं आपको, लेकिन जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे उसमें बाधक हाउस भी देखेंगे। तो इसमें क्या है कि इस कुंडली के हिसाब से ये 9th हाउस इसमें बाधक हाउस बनता है। तो नहीं, सॉरी, 9th नहीं, 7th हाउस बाधक हाउस बनता है इसमें। फिर स्वभाव, हाँ मैं सही कह रहा था, 9th हाउस जो है वो बाधक हाउस बनेगा। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ये स्थिर लग्न की कुंडली जब बनती है तो इसमें 9th हाउस जो है वो बाधक हाउस बनेगा। तो अब इस कुंडली में देखा जाए तो ये 9th हाउस जो पॉजिटिव में सपोर्ट करता था, अब ये पॉजिटिव में सपोर्ट न करके ये नेगेटिव वाली टीम में ही चला गया। तो अब इस बच्चे के लिए जो है ना, ये सारे हाउसेज जो है नेगेटिव हाउस है। समझ रहे हैं आप लोग? जी। अब इसकी जो है प्रिडिक्शन करी सबसे पहले तो छोटी दशा से शुरू करते हैं। छोटी दशा जो है वो जुपिटर की है। कितने टाइम के लिए आई? देखो यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है, 9 जनवरी 2026 से लेकर के और 27 मई 2026। ठीक है, लगभग 5 महीने के हम्म। लिए दशा आई। जी। जी। इस दशा में जुपिटर को हमने देख लिया, ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है। हाँ जी। अब इसमें रिजल्ट हमें कौन कौन से हाउसेस के मिल रहे होंगे? देखिए आपके वो सामने 4, 5। नेगेटिव हाउस लिखे हुए हैं ऊपर। सेकंड हाउस नेगेटिव में है, जी। यहाँ है ना मारक भाव में। हम्म। 5th हाउस पॉजिटिव में है। हाँ जी। उसके बाद में इसके नक्षत्र के देखिए, सबसे पहले इनके रिजल्ट दे रहा है ये, मारक के भी और पॉजिटिव वाले भी। उसके बाद नक्षत्र पर देखिए, नक्षत्र पर कौन कौन से हाउसेस आ रहे हैं? 3, 4, 10। 3 का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, तो इसको भूल जाइए। ये 4th हाउस है और 10th हाउस है। 10th हाउस नेगेटिव में आ रहा है, हम्म। तो ये नेगेटिव दिखा दिया इसने। हाँ फिर जी। इसके सब लॉर्ड में आइए। सब लॉर्ड में 7th हाउस मारक है, हम्म। नेगेटिव हाउस में आ रहा है। 10th हाउस देखिए, वो भी खराब है। वो भी नेगेटिव में आ रहा है। 12th हाउस देखिए कौन सी टीम में है? नेगेटिव। नेगेटिव में है। तो क्या सारे तो प्रिडिक्शन होना नेगेटिव चाहिए में इसमें? पंडित जी। एक क्या दो प्रिडिक्शन तीन ही होना है जो चाहिए? पॉजिटिव है। सिर्फ अच्छी एक हेल्थ ही नहीं है। पॉजिटिव है यहाँ पर, 5th। हाँ जी। और इसका जो अंतर्दशा चल रही है ना, वो मरकरी की चल रही है।
मरकरी की स्क्रिप्ट को देखिए आप, दिख रही है मरकरी की स्क्रिप्ट आपको? मरकरी में देखिए, टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? मरकरी है टेनेंटेड है। जी। मरकरी के नक्षत्र में है ना? हम्म। कौन सा हाँ ग्रह जी बैठा है। हुआ है? मरकरी के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? वीनस। मरकरी के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? अभी टेनेंटेड अनटेनेंटेड बताया था। क्या आपको यह नक्षत्र लेवल पे कहीं मरकरी दिखाई दे रहा है क्या? नौ के नौ नहीं। प्लेनेट में तो मरकरी टेनेंटेड हुआ अनटेनेंटेड हुआ? टैलेंटेड। अनटेनेंटेड हो गया ना? हाँ जी। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इसमें देखो कौन कौन से नंबर शो कर रहा है। पर पीछे वाले मरकरी चार्ट यहाँ, में तो मरकरी में था, पीपी में। नहीं नहीं, पीछे वाले चार्ट में नहीं था। वो आपने वो फॉर्च्यूनर पॉइंट वाला देख लिया था, मैंने आपको बताया भी था कि उसको नहीं देखना, हाँ केतु जी। तक देखना है आप। ठीक है। राइट तो। यहाँ, जी। हाँ यहाँ देखिए, 8 नंबर नेगेटिव है, हाँ जी। 10 नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव। जी। 11 नंबर पॉजिटिव है यहाँ पर। जी। अब ये बताया था कि यूटी प्लेनेट जो होगा ना, अनटेनेंटेड होगा, वो सबसे पहले अपने प्लैनेट लेवल के रिजल्ट देगा। यहां भी सेम कहानी हुई, सबसे पहले प्लैनेट लेवल के रिजल्ट देगा। ओके। अब इसमें नक्षत्र में आ जाइए, नक्षत्र क्या कहता है? 7, 10, 12 तीनों नेगेटिव है। हम्म। फिर इसके सब लॉट में आए, ये 8, 10 ये नेगेटिव है, यहाँ हम्म। 11 पॉजिटिव है। जी। फिर वीनस जो महादशा जिसकी चल रही है ना, वीनस में आइए, 7, 10, 12 तीनों नेगेटिव है। पहले तो हमें टेनेंटेड अनटेनेंटेड देख लेना है। अब यहाँ वीनस जो है, मून का भी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, मरकरी का भी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, राहु का भी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है। तो वीनस के केस में हमें रिजल्ट मिलेगा इसका, मून का, इसके नक्षत्र लॉर्ड का। ओके। तो यहां इसके नक्षत्र लॉर्ड में देखा, क्या दिख रहा है? नेगेटिव। दो नेगेटिव है, मारक हाउस है जी। 9। वैसे तो ये पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन ये जो स्थिर लग्न की जो कुंडली आएगी ना, उसके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ 9 भी नेगेटिव का ही काम कर रहा है, दोनों नेगेटिव हम्म। हो गए। यहाँ पर जी। सब लॉर्ड में मरकरी आया, 8, 10, 11 ये 2 नंबर नेगेटिव हैं, 8 और 10 ये पॉजिटिव है। 11। तो अब इसमें नेगेटिव की संख्या ज्यादा लग रही है कि पॉजिटिव की? ओके। बताइए। नेगेटिव की। नेगेटिव की। तो नेगेटिव की संख्या ज्यादा थी, तो इन्होंने क्या करा, बच्चे को बीमार कर दिया। बीमार करने के बाद में हॉस्पिटलाइज्ड हो गया बच्चा। अब इसमें जो है ना, ये 4 नंबर आता है ना, ये एंड ऑफ लाइफ दिखाता है। 4 नंबर एंड ऑफ लाइफ दिखाता है। तो देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलते हैं ना, वो अंतरदशा स्वामी के मिलते हैं। जो अंतरदशा चल रही होती है जिसकी, उसके सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट मिलेंगे। तो मरकरी को हमने पकड़ा। मरकरी में क्या 4 नंबर हमें कहीं दिख रहा है? एंड ऑफ लाइफ तो नहीं दिख रहा, डेथ तो नहीं दिख रही।
मरकरी नहीं। की स्क्रिप्ट में 4 दिख रहा है कहीं आपको? हाँ नहीं। नहीं है ना? तो उसकी प्रिडिक्शन कैसे हुई? आपको अभी रूल में बताया कि अनटेनेंटेड प्लेनेट जो होगा वो सबसे पहले अपने प्लेनेट लेवल के जो हाउसेस दिख रहे हैं, जिन हाउसेस को वो प्लेनेट लेवल पर सिग्निफाई कर रहा है, उनके सबसे पहले रिजल्ट देगा। हाँ जी। तो यहाँ जो हमारा अंतरदशा स्वामी बना वो जुपिटर बना, जो पूरे पूरे रिजल्ट दे रहा है 11th हाउस के। 11th हाउस गेम्स का है, इच्छा पूर्ति का है। हाँ जी। हालांकि नेगेटिव की टीम में मेंबर ज्यादा थे, लेकिन ये एक जो अनटेनेंटेड बनकर के आ गया ना, इसी ने सारी हम्म, कहानी बदल दी। फिर सेम जो प्रत्यंतर दशा, जो छोटी दशा आई, उसमें भी यही था कि एक मेंबर ऐसा स्ट्रांग आ गया जिसने की पूरी कहानी बदल दी। हाँ जी। तो उसका केस क्या था? ये हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ ना, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ 8 दिन का टाइम है बच्चे के पास में। 2010 बॉर्न है ये। तो अभी क्या सिचुएशन है पंडित जी? अभी जो है बच्चा डिस्चार्ज कर दिया है, स्वस्थ हो गया है। इसका जो ट्यूमर वगैरह था, जो कैंसर की गांठ थी सर में, वो सर्जरी कर दी है उसकी। बच्चा चला गया। मैंने इनको बोला कि क्रिटिकल है, कंडीशन तो क्रिटिकल है, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ पूजा पाठ का सहारा ले लिया जाए तो बात बन सकती है। तो इनका जो है महामृत्युंजय मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र में मृत संजीवनी मंत्र होता है, उसका अनुष्ठान किया गया 1.25 लाख की संख्या में। अब ये बच्चा ठीक है, ठीक होकर के आज इसको छुट्टी मिल गई है। मेरे पास जब ये आए थे कुंडली दिखाने, तो मैंने इनको कहा था कि समस्या तो है, लेकिन अगर उपाय करेंगे, थोड़ा सा ये ग्रह आप देख ही रहे हो, नेगेटिव की टीम ज्यादा है, पॉजिटिव वाली जो है वो थोड़ी सी वीक है। लेकिन ये एक एक नंबर भी आ रहे हैं ना, इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि इन्हें जरा सा बूस्ट मिल जाए तो ये परिस्थिति को संभाल लेंगे। फिर महादशा का स्वामी भी लास्ट में 11 नंबर दिखा रहा है। तो ये कह रहा है कि ये कर तो सकता है कुछ, लेकिन इसको बल चाहिए। अब बल कहाँ से मिलता है? वो मंत्रों से मिल जाता है। तो इसको वो मंत्रों का सपोर्ट दिया गया, अनुष्ठान किया गया, तो इस बच्चे का ये सर्जरी सफल हो गई। इसमें डॉक्टरों का भी यही कहना है कि ये तो चमत्कारी हुआ है, हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। आगे क्या कैसे दशा है आफ्टर 26? देखिए आप, एक मिनट। केतु की दशा है। केतु की दशा में पॉजिटिव नंबर को देखिए, 11 नंबर आ रहा है। 11। हाँ। हाँ नीचे जी। देखिए, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है। डाउन है। राइट। नीचे गड़बड़ दिख रही है थोड़ी सी, हाँ जी। लेकिन नक्षत्र संभाल लेगा। उसके नीचे केतु के बाद जो दशा आएगी वो वीनस की आएगी। वीनस की। उस टाइम पर ठीक ठाक सा ही लग रहा है, राइट। लेकिन हाँ हर जी। बार ऐसी परेशानी नहीं होगी। ये तीनों ग्रहों का जो योग बना ना, जिसमें तीनों हम्म, ही मारक भाव दिखा रहे हैं,
हाँ जी। अब वीनस की तो आएगी ही नहीं, क्योंकि मरकरी के बाद में केतु आएगा। केतु के बाद में फिर सन की महादशा आ जाएगी। ये देखिए, इसको आगे बढ़ाया, वीनस के बाद केतु आया, केतु से आगे देखा तो ये सन की दशा आ गई इसकी, क्योंकि वीनस में आखिरी अंतर्दशा केतु की होगी, फिर सन की दशा चालू हो जाएगी। ओके। सन की दशा अलग कहानी बताएगी। तो कुल मिलाकर के सन की दशा में भी आप देखोगे नक्षत्र लेवल पर 11th हाउस आ रहा है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अभी की जो प्लैनेट दशाएं और चली ना, जी। अभी की जो दशाएं चली, वीनस ने देखा कि मारक भाव दिखाया नक्षत्र लेवल पर, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिया मारक भाव का महादशा स्वामी ने। दूसरा हाउस दिखाया, फिर एट्थ भी दिखाया। ये मोड ऑफ डेथ, डेथ वाला भाव होता है, परेशानी वाला, हर्डल्स वाला भाव होता है। फिर बाधक भाव भी आ गया इसमें, 9th हाउस, मारक, बाधक और 6, 8, 12, जब ये तीनों मिलते हैं ना, तो व्यक्ति के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट ले आते हैं, या जो है उसको मृत्यु ही दे देते हैं। तो इसने महादशा में देखा कि मारक भी आ रहा है, बाधक भी आ रहा है, और 6, 8, 12 में 6, 8 और 12 भी आ रहे हैं। फिर अंतरदशा में देखा, अंतरदशा में भी सेम कहानी कि मारक आ गया, 12वां भाव आ गया नक्षत्र लेवल पर। प्रत्यंतर दशा में देखा, प्रत्यंतर दशा में मारक भाव जो है वो ये यूटी बना, अनटेनेंटेड बना, तो मारक भाव ऊपर आ गया। और सब लॉर्ड लेवल पर जो आखिरी रिजल्ट देता है, उस पे मारक भाव और 10वां भाव, 10th हाउस जो होता है वो गेंस को काटने का काम करता है, क्योंकि 11th से 12th है ये, तो 11th को काटने का काम करता है। तो ये 10th भी यहाँ आकर के इस कॉम्बिनेशन को, इसके हेल्थ सुधार को वीक कर रहा है। तो इस तरह से ये तीनों जो प्लेनेट आए, ये नेगेटिव, बड़े नेगेटिव होकर के आए। इसमें पॉजिटिव थोड़े थे, नेगेटिव कम थे। अब पॉजिटिव थोड़े थे तो उसको थोड़े को ही बूस्ट कर दिया गया, तो उससे बचाव हो गया। भैया कौन सी दशा में था बच्चे को प्रॉब्लम ये? ये बच्चे को अभी इसी दशा में जो है, इसी साल में परेशानी होने लगी। देखो, जुपिटर की दशा है अभी यहाँ, आप प्लेनेट के हिसाब से भी थोड़ा सा इनको पकड़ने लगेंगे ना, तब हाँ। आपको पता चलेगा कि प्लेनेट जुपिटर है। जुपिटर को तो पेट से संबंधित समस्याएं स्टार्टिंग में हुई, पेट से संबंधित समस्या हुई तो इसने क्या करा, उल्टी सीधी दवाइयां ले ली, कुछ ऐसे ही किसी हम्म। क्लिनिक क्लिनिक से दवाइयां ले ली। हम्म। अब उन दवाइयों का जो है वो रिएक्शन ऐसा बना कि उसने स्थिति ज्यादा खराब कर दी। इनका कहना तो यही है कि वो कुछ दवाइयां ऐसे उल्टी सीधी ले ली थी, कुछ खान पान इसका ऐसा हो गया था, बच्चे का परहेज वरहेज जो बताए थे हम्म। डॉक्टरों ने वो नहीं करे। हम्म। उसके बल उसी के जो है परिणाम स्वरूप ये बीमारी बढ़ते बढ़ते जो है डिटेक्ट हुई, इसको कैंसर। लेकिन हम्म। वो कोई ट्यूमर था सर में, उसकी सर्जरी कर दी गई, वो हटा दिया। हम्म। और इसको कीमो स्टार्ट किया गया है, तो वो भी इसको असर कर रहा है। और कुछ दिनों में ये कीमो कुछ देंगे वो, 8, 10 देंगे, जाने कितना, उसके बाद हो जाएगा, पूरी तरह से कवर हो जाएगा। वीनस 20 साल। इसको ना आप और थोड़े फिर सन ध्यान की। दिलाना। ये ध्रुव है, ध्रुव की कुंडली जो है, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना तब लगाएंगे, हम्म। तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये मतलब सीखने के लिए बहुत बढ़िया कुंडली है। तो भैया ये तो अगले वीनस के बाद तो जब सन की दशा चलेगी इसको, तो फिर और फिर दोबारा से शायद दिक्कत हो सकती है इसको। नहीं नहीं नहीं, 10th हाउस क्यों में आएगी? कुछ आ रहे हैं। ये नहीं। सन की दशा जब आएगी ना, देखिए, हाँ। अ, हाँ, आप अब वीनस, देखो बोल रहा वीनस था नहीं है, इसमें। वीनस हाँ। नहीं है पिक्चर में, मरकरी नहीं है हाँ। पिक्चर में, नहीं।
अकेला सन है। हाँ। सन अपने नक्षत्र लेवल पर बड़े स्ट्रांगली 11th हाउस के रिजल्ट दे रहा है। हम्म। और इसमें जो है आप देखेंगे कि हालांकि इसमें मारक बाधक ये तीनों भाव आ रहे हैं, लेकिन इसमें फिर हम हम्म। जो है इसकी स्क्रिप्ट में जाकर के देखेंगे कि सन कौन से हाउस का सब लॉर्ड बना हुआ है, उसी के हिसाब से तो रिजल्ट मिलेंगे। बट भैया ऐसे देखो तो ये हो रहा है ना, मारक भाव सन की तो दशा जब चलेगी सिर्फ तो मारक 10th हाउस तो मारक ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी। मारक बाधक तो जो है मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, लेकिन अच्छा जब अच्छे जी। से इसको इसकी प्रिडिक्शन कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले तो हम्म। मेन हाउसेस को देखेंगे। ये प्लेनेट जो दिख रहे हैं हमें दशाओं में, ये कौन कौन से हाँ। हाउसेस को गवर्न कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से हम्म। हाउस के कस्पल सब लॉर्ड बने हैं, सबसे पहले तो हाँ वही जी, हाँ देखेंगे। जी, जी, तो जी। हमारे पास वीनस और मरकरी है हम्म। महादशा और अंतरदशा में। तो वीनस देखा हम्म। फर्स्ट हाउस को, फर्स्ट हाउस का हम्म। सब लॉर्ड बना, हम्म। फिर फिफ्थ का बना हम्म। और 12th का बना। हाँ जी। मरकरी को देखिए, मरकरी कौन कौन से हाउसेस का सब लॉर्ड बना। किसी का नहीं। नहीं। अब जब ये हमने देख लिया कि सब लॉर्ड ये फर्स्ट का बन रहा है, 12th का हम्म। बन रहा है, एक फिफ्थ का भी बन रहा है, हम्म। ये सब लॉर्ड देखने के बाद में फिर इसकी हम्म। स्क्रिप्ट पर जाएंगे, इसकी स्क्रिप्ट को हम्म। देखेंगे कि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रही है या नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि हमारे हम्म। पास में जो एक नंबर होता है, फर्स्ट हाउस होता है, वो नेगेटिव की साथ जुड़ेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म। तो अब हमारे पास ये 1 और 12 आ रहे हैं, तो 1 12 तो नेगेटिव हम्म। को दिखा रहे हैं, और ये हम्म। पांचवें हाउस का भी सब लॉर्ड बन रहा है, पांचवा हाउस हम्म। पॉजिटिव है, रिकवरी का है। हम्म। तो अब इस दशा में क्या हुआ कि बच्चे की बॉडी जो है वो हॉस्पिटलाइज तो होगी, हम्म। लेकिन उसको हम्म। इलाज भी मिल जाएगा फिफ्थ हाउस के कारण। हम्म। फिर जो है और जो प्लेनेट जुड़े वो देख लिया हमने। हम्म। मरकरी में जो नक्षत्र बन करके आया वो अगेन वीनस आ गया। वीनस किन किन हम्म। हाउसेस से जुड़ा हुआ है हमारा, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड बना हुआ है, फिफ्थ का बना हुआ है और 12th का बना हुआ है। तो ये वही परेशानी दिखा रहा है कि बच्चे हम्म। को जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, लेकिन उसका हम्म। इलाज हो जाएगा हम्म। फिफ्थ हाउस के कारण। हम्म। फिर जुपिटर को देखा, क्या जुपिटर किसी हाउस का सब लॉर्ड बना हुआ है क्या। जुपिटर 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 नहीं बना। है तो सही, थर्ड हाउस का देखो ना। अच्छा हाँ जी, ठीक है, आपका है जी। तो जुपिटर थर्ड हाउस का बना है। अब इस केस में जुपिटर जो है न्यूट्रल है, वो कुछ हम्म। नहीं कहता हाउसेस के हिसाब से। इनमें जहां जहां जिन इन हाउसेस का सब लॉर्ड बना हुआ है ना, तो ये हाउस जो हम्म। तीसरा हाउस है, ये हेल्थ के हम्म। मामले में न्यूट्रल है, कि ना नेगेटिव काम हाँ। करेगा ना पॉजिटिव काम करेगा। हम्म। फिर इस जुपिटर की हमने स्क्रिप्ट देख ली, हम्म। जुपिटर की स्क्रिप्ट देखी तो भर भर के नेगेटिव नंबर आ रहे हैं बट भैया एक कुल छोटा सा मिलाकर सवाल है के। इसमें, भैया वन तो, इसमें भैया वन तो है ही नहीं, तो बॉडी नहीं तो बीमार किसको करेगा ये। वन यहाँ आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हिडन हाउसेस हाँ। में तो आ रहा है ना वन। ये वीनस तो दिखाई रहा है कहाँ। ना वन। अच्छा। देखो वीनस जो है वो वन वन को हम्म। कहाँ सिग्निफाई कर रहा है कि फर्स्ट हाउस का हाँ। सब लोग। सब लॉर्ड बना। हम्म। ठीक है, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड बन हाँ। करके एक तो ये दशा स्वामी बन गया। हम्म। उसके बाद में अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड बन गया, ये रिजल्ट भी तो दे रहा हम्म। है अंतरदशा का। हाँ। तो बॉडी को तो जोड़ दिया ना इसने। हम्म। ओके, फिर इस ठीक है। जुपिटर में भी देखा तो ये हम्म। उस पर सब लॉर्ड लेवल पर आ गया। यहाँ भी हम्म। ये फर्स्ट हाउस का बॉडी। बॉडी वाले हाउस का सब जी लॉर्ड जी है, जी तो जी। यहाँ भी बॉडी को जोड़ दिया। हम्म। ठीक है, इसलिए तो ठीक कह है। रहा हूँ कि आप एडवांस का क्वेश्चन पूछेंगे कंफ्यूज होंगे, जब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो जी इजीली जी समझ में जी। आता चला जाएगा।
हम्म। ठीक है, ठीक है। जब ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे ना, तब इनको निकालना हम्म। बड़ा इजी रहेगा। अभी तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कहीं से भी कहीं जंप कर रहे हैं, ये कैसे पकड़ पाएंगे। हम्म। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब पकड़ में हम्म। आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। भावना जी, ऑल क्लियर? हाँ जी। क्या कह रहे हैं, कंफ्यूजन में तो पहले ही थे और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिए। पंडित जी, जब ये ऐसे कुंडली आप चेक करते हो तो आपको हर्ट नहीं होता? नहीं, हर्ट तो देखो होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, बताना भी तो हमें ही पड़ेगा ना। हाँ जी। परेशानी है, मतलब थोड़ा सा जब ये आप अच्छे से सीख जाओगे ना, तो डॉक्टरों की तरह हम्म। आपको अपना हृदय पक्का करना पड़ेगा। हाँ जी। कुछ कुछ कुंडलियां मेरे पास ऐसी भी आई हैं जिसमें हम्म। क्लियर डेथ दिख रही थी। व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया गया, वो कुंडली दिखाने के लिए आए, क्या होगा, बड़े परेशान हैं। अब जिसमें आपको क्लियर डेथ दिख रही है, आप क्या करेंगे, वहां क्या बोलेंगे? एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते अगर आप पर आपके पास कोई विश्वास करके आएगा, तो आप क्या उससे झूठ बोलोगे क्या? नहीं। क्या जवाब होना चाहिए आपका? ये जाने दो। और स्थिति ऐसी हो कि व्यक्ति हो 40 साल का, उसके छोटे छोटे 5 5 7 7 साल के बच्चे हों, और वाइफ पूछने आ रही है कि पति जो है हॉस्पिटलाइज्ड है, बड़े परेशान हैं, वो रोती हुई आ रही है आपके पास, क्या जवाब दोगे? बहुत मुश्किल है पंडित जी, बट यही बोलेंगे कि यू हैव टू बी स्ट्रांग। वे उनको ना बताओ, क्योंकि वो पहले से परेशान है। उनके किसी घर जी। से कोई दूसरा सदस्य बुला लो, या उनको जो है थोड़ा सा सीधा सीधा जवाब ना दे करके गोल गोल सा घुमा दो कि सिचुएशन क्रिटिकल है। अब देखो, ऐसी स्थिति में ना, ये डॉक्टर लोग जब जवाब दे देते हैं ना, जब ही आते हैं हम्म। एस्ट्रोलॉजर के पास में, कि कुछ पूजा पाठ से कुछ बात बन जाए, कुछ उम्मीद दिख रही हो। डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास भागेंगे, एस्ट्रोलॉजर सामने से ही कह दे कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ही हिम्मत टूट जाएगी। आदमी की डेथ होने से पहले जो है वो परिवार वाले जो है सदमे में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं आपको अगर कोई होप दिख रही है, कुछ पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं कुंडली में, तो उन पॉजिटिव नंबरों को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ पूजा पाठ बताइए। जब ऐसी स्थिति दिख रही हो ना, मृत्यु तुल्य कष्ट दिख रहा हो या मृत्यु दिख रही हो, वहां एक ही चीज कारगर है, महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र। और ये जो उपाय करवाएंगे ग्रहों के, वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते। महामृत्युंजय मंत्र के बड़े चमत्कारी रिजल्ट देखे जाते हैं। लेकिन आपने देखी एज देख ली व्यक्ति की, एज देख करके आपको पता चल गया कि 40 की एज में कुंडली दिखाने कोई आया, उसकी एज ही आपको दिख रही है 40 तक ही, और इस टाइम पर मारक बाधक दशाएं चल रही हैं, ठीक होने का कोई नंबर दिख नहीं रहा। आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, उसकी बस की है कराना महामृत्युंजय, तो करा के देख ले। क्योंकि भगवान तो जो है वो मृत्यु को भी काट सकते हैं, टाल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कुंडली में मृत्यु दिख रही हो और कुछ पूजा पाठ या उपाय करके उस मृत्यु को टाला जा सके। कहीं ना कहीं अगर होप दिख रही होगी, कहीं उम्मीद दिख रही होगी उसकी ठीक होने की, तो पूजा पाठ से ठीक हो सकता है। अगर 100% मृत्यु दिख रही है, लाइफ आपको शॉर्ट दिख रही है, आप योग लगा करके देखेंगे कि लाइफ, सबसे पहले उसकी उम्र देखेंगे, उम्र कम है। उसके बाद करंट दशाएं देख ली कि दशाएं भी जो हैं वो मृत्यु की तरफ इशारा कर रही हैं। तो वहां पर अगर आप कहते हो कि महामृत्युंजय मंत्र करवा लो, तो मैंने वहां रिजल्ट मिलते हुए नहीं देखे महामृत्युंजय के। क्योंकि ये जो ज्योतिष विद्या है, ये भी परमात्मा की ही बनाई हुई है। इसमें स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब जो है
धरती को छोड़ने का समय आ गया, और हम कह रहे हैं कि महामृत्युंजय से जो है बच जाएगा, तो वो संभव नहीं हो सकता। महामृत्युंजय भी वहीं फलीभूत होता है जहां थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही हो। एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है, जरा सा 10-20% भी उम्मीद दिख रही होगी तो वहां महामृत्युंजय उस कष्ट को मृत्यु तुल्य कष्ट बना देता है, कि मृत्यु के समान कष्ट आता है लेकिन उससे व्यक्ति निकल जाता है। इस बच्चे का भी यही था। जब ये हॉस्पिटल में लेकर के गए थे, डॉक्टरों ने कहा था कि बस एक हफ्ता इस बच्चे के पास में कुछ नहीं हो सकता, जो भी आपकी इच्छाएं हैं बच्चे से जो बातचीत करनी है कर लो। और इस सर्जरी के बाद में वो कंसेंट साइन करा लिया था उन्होंने कि अगर इस बीच में बच्चे की डेथ हो जाती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब उनके सामने स्थिति थी, मरता क्या ना करता, उन्होंने कंसेंट भी साइन करा। और साथ साथ जो है ये कुंडली दिखा करके इनको सजेस्ट किया गया महामृत्युंजय का, तो उन्होंने महामृत्युंजय करवाया। उसके बाद में आज बच्चे को छुट्टी मिलने वाली थी, आज बात हुई थी मेरी, मिल गई होगी या मंडे को दे देंगे। दीदी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी, ठीक। बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये सब। गुरुजी, हाँ जी। अगर मैं ब्लंट होके बता दूं कि ऐसा होने वाला है, तो हमें कोई हम्म। दोष? नहीं, दोस्त तो क्या होगा यार, ज्योतिषी के पास जब कोई अ, चेतन अगर